गद्य लिखी है। हाँ जी। गद्य खंड से पार्ट 2 बाल गोविंद भगत, एक स्पेशल विशिष्ट चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी जी हाँ जी जी। आज हम गद्य खंड से बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट 2 गद्य खंड से बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत कौन थे। एक व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व, उनके बारे में जानेंगे। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आप सबको बोर्ड में से लेखक का नाम, पाठ का नाम दिख रहा है? प्लीज कंफर्म करिए मुझे। इफ यू कैन सी द बोर्ड, यस वेरी गुड। ठीक है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, उनका जन्म हुआ था 1899 1899 मुजफ्फरपुर बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनका जन्म हुआ था और 1899 का समय, उस समय हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था और बहुत चरम सीमा का संघर्ष था। गांधी युग आ गया था। ठीक है, 1915 के बाद हम इतिहास के बाद के इतिहास को 1915 से लेकर के पूरी आजादी तक के 1947 तक के इतिहास को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये भारत के इतिहास को सेग्रीगेट किया गया है पीरियड वाइज काल के अनुसार और 1915 के बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी वापस आए, भारत आए और उनका सत्याग्रह और सारे आंदोलन उन्होंने आरंभ किया। तो उस दौरान लेखक का जब आप देखिए 1899 में जन्म हुआ। उस माहौल पूरा देश का ऐसा था कि हमारी पूरी ग्रामीण व्यवस्था को और भारतीय संस्कृति के साथ साथ देश की आजादी के लिए भी संघर्ष चल रहे थे। तो लेखक ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और देश की आजादी में भी सक्रिय भूमिका निभाई। अपनी लेखनी से, अपने विभिन्न प्रकार के जागरूक करने वाले लेखन से उन्होंने देश की जनता को आजादी के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया। ये भी लेखक की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेखक ने आजादी की लड़ाई के बाद, जब देश आजाद हो गया तब उन्होंने भारत के गांवों की ओर, विशिष्ट व्यक्तियों की ओर, वहां की सभ्यता और संस्कृति की ओर उनका ध्यान गया, क्योंकि भारत देश की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। तब भी और आज भी, आज हम कितने भी चांद पर पहुंच जाए, मंगल पर पहुंच जाए और दुनिया में तकनीकी रूप से कितना भी विकास कर ले, लेकिन हमारे देश की आत्मा, हमारे देश की संस्कृति जो है वो भारत के गांवों में ही बसती है। मूल संस्कृति का परिचय हमें गांवों से ही मिलता है। तो आजादी की लड़ाई को पूर्ण करने के बाद, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के बाद वे अपने लेखन कला में समाज को योगदान देने के लिए आगे बढ़ गए और इसी क्षेत्र में उन्होंने, जिस गांव में रहते थे वहां के आसपास के और छोटे छोटे स्थानों में उन्होंने विभिन्न लोगों के चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी की, बहुत गहराई से देखा, अवलोकन किया और उनके बारे में लिखा। तो उन्हीं में से एक गांव के विशिष्ट व्यक्तित्व है बाल गोविंद भगत। बाल यानी बालक, गोविंद, गोविंद का ये ग्रामीण बोली है। ठीक है, वो गोविंद का ये ग्रामीण शब्द है, बोली का शब्द है गोविंद। जैसे क्षेत्रीय उसमें बोल देते हैं गोविंद, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गांव के लोग थोड़ा सा अपनी बोली का टच मिला लेते हैं उसमें उनके बोली वाला एक्सेंट आता है, बोली वाले उच्चारण आ जाते हैं। और भगत यानी भक्त, तो ये भगत भी बोली का शब्द है, गोविंद भी बाल हिंदी का शब्द है। बाल गोविंद भगत एक वृद्ध व्यक्ति थे, लगभग 55-60 से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे, लेकिन उनके नाम में, उनके स्वभाव में वो बालकों जैसे सरलता और निश्चलता थी। बालकों के समान थी, बिल्कुल निस्वार्थ, निष्कपट अपना जीवन जीते थे और सिर्फ उनका उद्देश्य रहता था कि उनका काम ऐसा हो कि किसी को भी उनके कार्य से तकलीफ ना पहुंचे। वो किसी को भी अपने किसी वाणी से, जैसे हम कहते हैं ना मन वचन कर्म से, वाणी से यानी अपने किसी शब्दों से हम किसी का अपमान ना करें, किसी को दुखी ना करें। कर्म से, ऐसा कोई कर्म उन्होंने जीवन भर नहीं किया
बारे में यह पाठ लिखा है कि ऐसे भी लोग होते हैं, हम लोगों को अलग अलग उनके विशेषताओं और कार्यों के आधार पर बांट देते हैं, ये इस प्रकार का व्यक्ति है, वो उस प्रकार का व्यक्ति है। रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए लेखक ने कहा है कि वो गृहस्थ थे, मतलब फैमिली मैन थे, फैमिली में उनके पुत्र थे, उनकी बहू थी, वो घर में रहते थे, किसान थे, गांव के किसान थे, और कबीर के भक्त थे। बाल भगत जो थे वो कबीर के भक्त थे। कबीर के भक्त थे, कबीर के भक्त मतलब जाकर के मंदिर पूजा के स्थान में कबीर की भक्ति आरती नहीं करते थे। भक्ति मतलब कबीर का जो आदर्श है, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं, उनको वो अपने जीवन में अपनाते थे। ऐसे थे बाल गंगाधर। उनको कबीर के दोहों से, कबीर की साखियों से, आपने भी पढ़ा कबीरदास जी को, क्लास 9 में हमने साखियां पढ़ी है, और छोटी क्लासेस में भी आपने कबीरदास की साखियों को, उनके दोहों को पढ़ा है। तो कबीरदास की साखियों में हमने जैसे कि जाना है, जीवन की सच्चाई नहीं होती है, उसमें जीवन से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। कबीर की कविताएं उस काल में भी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल से लेकर के आधुनिक काल तक कबीर की कविताओं का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि कबीर की जो कविताएं हैं वो जीवन के प्रत्यक्ष हमको आने वाले समय से, आने वाली चुनौतियों से और हमारे जीवन की सच्चाइयों से हमें अवगत कराती है। अनपढ़ बाल गोविंद भगत केवल वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के भी किसान थे, छोटे से किसान थे, अपने खेत में काम करते थे, सुबह से उठकर के शाम तक केवल कबीर के दोहे गाते हुए खेतों में काम करते थे, और कड़ी मेहनत करके जैसे उनकी दिनचर्या थी, सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद वो खेतों में कार्य करने जाते थे, कबीर के दोहे गाते रहते थे और बहुत सुरीली आवाज में गाते थे। कबीर के दोहे जब वो गाते थे काम करते हुए, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के उनके दोहों को सुनते थे। उनकी आवाज में एक जादू था, एक कसक थी उनकी आवाज में, एक आकर्षण था उनकी आवाज में, कि जब भी वो दोहे गाते थे प्रकृति भी झूमने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कबीर की आत्मा उनके अंदर से गा रही है, इतना सजीव गाते थे वो कबीर के दोहों को। और जब वो गाती थी तो आपने गायन या संगीत की विशेषता देखी होगी, यदि उसमें सच्चाई है, पवित्रता है, तो वो हमें अंदर तक प्रभावित करती है। गायन या संगीत हमें अंदर तक प्रभावित करता है। तो वैसे ही वो आसपास के लोगों को कबीर के दोहों के माध्यम से जीवन की सीख देने का कार्य करते थे। कभी किसी की जिंदगी में इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो ये थे बाल गोविंद भगत। गृहस्थ थे, साधु नहीं थे, गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु कहा है उनको लेखक ने, कि वो फैमिली मैन थे। किसी जंगल में जाकर तपस्या नहीं की उन्होंने, कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली और ना ही संन्यास लिया और जाकर के कहीं एकांत स्थान पर तपस्या करने लगे। तपस्या वो होती है जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए, हमारे जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण करते हुए भी हम अपने कार्यों को उस धर्म के अनुसार, संतों के अनुसार ढालें, वो होता है, वो होती है तपस्या, वो होती है साधना। तो बाल गोविंद भगत वैसे साधक थे, वैसे तपस्वी थे, वैसे साधु थे कि वो अपना कार्य करते हुए खेतों में काम करते थे, अनाज लेकर के आते थे, अनाज का एक हिस्सा दान करते थे। सबसे पहले अपने खेतों का अनाज को काट के लाते थे फसल, तो सबसे पहले कबीर जी का जो मठ है वहां ले जाकर अनाज का एक हिस्सा पहले, जैसे हम मंदिरों में या दान करते हैं या भोग लगाते हैं, तो वैसे ही वो सबसे पहले अपनी मेहनत की फसल का एक हिस्सा कबीरदास का जो मंदिर जैसा एक स्थान था वहां पर वो ले जाकर के समर्पित करते थे। वो कहते थे कि मेरी मेहनत का फल पहले भगवान को, और उसके बाद जो हिस्सा उनको वापस मिलता था उसी हिस्से से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उसी से ही उनके परिवार का लालन पालन होता था। अब जैसे आपने कबीर को पढ़ा, जैसे मैंने पहले बताया कबीर के भक्त थे, ब्लाइंड फॉलोअर थे कबीर के, तो कबीर की कविताओं में हमने पढ़ा है कि वो रूढ़िवादिता, दिखावा, आडंबर से कोसों दूर, कभी भी उन्होंने धर्म को दिखावा के लिए नहीं किया, प्रदर्शन की वस्तु नहीं माना। उन्होंने कहा धर्म हमारे अंदर होता है। ये जो सामाजिक मान्यताएं होती, जैसे उस जमाने में छोटी सी बच्ची का हम बाल विवाह कर देते थे, अब किसी बीमारी से, किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, वो जो छोटी सी 16-17 साल की बालिका जो थी वो विधवा हो जाती थी। अब उस समय के समाज में जो छोटी सी बालिका है 17-18 साल की या 15 साल
बच्ची का पति मर गया, वो विधवा हो गई, अब उसके बाद उसका जीवन क्या खत्म हो गया, उसे जीने का अधिकार नहीं है। समाज में ऐसे कट्टर नियम है कि विधवा का विवाह नहीं होगा। यदि किसी स्त्री का, किसी लड़की का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दूसरे विवाह की, सेकंड मैरिज की अनुमति समाज में अमान्य थी। वो एक सामाजिक अपराध के रूप में कायम कर दिया गया था। लेकिन बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, बाल है ना, उसके पुत्र की जब मृत्यु हुई तो उसने सामाजिक आडंबर का विरोध करते हुए, देखिए वो अनपढ़ गंवार गांव के इंसान थे, मगर फिर भी उन्होंने इतना समझा था कि किसी मनुष्य को तकलीफ देकर, मनुष्य को कष्ट देकर कोई धर्म नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, अनजान हो या परिवार की हो या जान पहचान हो, किसी को भी कष्ट देकर हम अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। बेटा सबको क्लियर है जो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ? क्लियर है? यस, ऑल ऑफ यू गुड। तो उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर रोया भी नहीं, क्योंकि कबीर की साथियों से, कबीर की दुआओं से उनको पता था कि मृत्यु के बाद केवल तन का नाश होता है, हमारी काया का नाश होता है, हमारी आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। तो जब सब लोग रो रहे थे, उनकी बहू रो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि रो क्यों रही है पगली, ये तो मतलब ये जो आत्मा है, मेरे बेटे की आत्मा है, वो तो अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के पास चली गई, उसको तो उसकी मंजिल मिल गई, तो ये खुशी का अवसर है, ये दुख का अवसर नहीं है। हम समाज में सोचने लगता है कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई परिचित, उसकी मृत्यु हो गई तो हम दुख में, शोक में डूब जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर भी रोए नहीं, क्योंकि कबीर की साथियों ने उनको गहराई से सिखा दिया था कि अंत केवल तन का होता है, काया का होता है, आत्मा तो अमर होती है, और उसी आत्मा की अमरता जब किसी एक काया, एक बॉडी को छोड़ करके ईश्वर के पास जाती है, तो ये हर्ष का विषय होता है। ये बाल गोविंद भगत बताना चाहते थे। ठीक है, दूसरी घटना उसमें है, उन्होंने अपनी बहू, जो उस समय तो बाल विवाह होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, लड़कियों की 10, 12, 8, 9 साल की भी बच्चियों की मैरिज कर दी जाती थी। जब उनकी बहू विधवा हुई तो उन्होंने उसकी दूसरे विवाह के लिए फोर्स किया, उनको कहा कि नहीं, तो पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, अकेले कैसे काटोगी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा देखभाल कौन करेगा, तुम जाओ दूसरा विवाह कर लो। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी बहू का, देखो लगाव कैसा था, पिता के समान, जैसे अपने पिता से उसकी बहू का लगाव होता है, वैसे ही उसका भी लगाव था उसकी बहू का, और उसने कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़कर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा। बाल गोविंद भगत अपनी बहू की चिंता कर रहे थे कि मेरी अचानक मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, और मेरी मृत्यु के बाद मेरी छोटी सी बहू है, जो बच्ची है अभी, उसका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वो उसकी चिंता कर रहे थे। उनकी बहू ने भी कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी दूसरी जगह तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आपको भोजन बनाकर कौन देगा। अब लेकिन वो तो साधु प्रवृत्ति के इंसान थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, मेरे भोजन की, मेरे खाने की तुम चिंता मत करो। इस तरह से उन दोनों में, ससुर और बहू में, पिता और पुत्री के समान बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक स्नेह करते थे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब हमने बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ लिया, लेखक के बारे में पढ़ लिया। बाल गोविंद भगत सुबह से उठ के प्रभाती गाते थे। प्रभाती, प्रभात से जुड़ा हुआ प्रभाती, प्रभाती मतलब सुबह के समय गाए जाने वाले भजन या डिवोशनल सॉन्ग। ठीक है, वो डिवोशनल सॉन्ग जब गाते थे तब पूरे गांव की नींद खुलती थी, पूरे गांव वाले जाग जाते थे कि बाल गोविंद भगत की प्रभाती शुरू हो गई है। ठीक है, और उस प्रभाती से पूरे गांव की नींद खुलती। तो प्रभाती क्या है? सुबह के समय गाए जाने वाला भजन या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग, कोई ऐसा गीत या सॉन्ग जो कि सुबह के समय गाया जाता है, पूरी प्रकृति को जगाने के लिए, उत्साहित करने के लिए, प्रार्थना के लिए। बेसिकली उसका रूप होता है प्रेयर। क्लियर? अच्छा, अब यहां तक में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? रेज योर हैंड।
इस पाठ में सारे क्षेत्रीय शब्द हैं, ग्रामीण शब्द हैं, ठीक है, गांव के शब्द हैं इस पाठ में सारे। ठीक है, और अपने डाउट्स पूछिए बेटा, कोई डाउट अभी तक के जो मैंने बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर के बारे में बताया, कोई भी डाउट? बाल गोविंद भगत जी के बारे में कोई भी मैंने बताया हो, कोई भी डाउट तो आप लोग बताइए। हाँ बोलो बच्चे। नहीं है, नो डाउट, सो ओके, फिर आगे बढ़े। लेखक के बारे में जान लिया, यस अक्षर अनम्यूट कर रहे हो बेटा, अपने को अनम्यूट करो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ अक्षर। हाँ यस हाँ अक्षर बोलो बेटा। मैम, उनकी उस समय आलोचना भी तो होती होगी ना, जब वो ये विचार रखते थे उस समय के समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोचना होती थी, क्योंकि कबीर की भी आलोचना हुई है, कबीर की बहुत, कबीर का विरोध हुआ, कबीर की आलोचना हुई है बहुत ज्यादा, कि ये क्या बोल रहा है, ये किस समय का, उस समय क्या है कि समाज में रूढ़िवादिता बहुत मतलब गहराई तक जड़ पकड़ी हुई थी। क्योंकि हम जो नियम मान लेते थे कि लड़कियों की, बच्चियों की 8-9 साल में शादी कर दो, और क्या बोलते हैं, यदि वो विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसका दूसरा विवाह मत करो। समाज में पूरे धर्म के नाम पर मूर्ति पूजा थी, लोग मंदिरों को, भगवान को, मूर्तियों को और धर्म के नाम पर दिखावा करते थे, ठीक है। तो इन चीजों का विरोध करते थे बाल गोविंद भगत, इसलिए उनका भी विरोध हुआ। लेकिन विरोध करने वाले उस समय हार जाते हैं जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं। बाल गोविंद भगत अपने निर्णय से हिले नहीं, ठीक है, वो अपने निर्णय से अपने निर्णय पर अडिग रहे, वो हिले नहीं। उन्होंने एक पूरे इसके साथ, जील के साथ और अपने अंदर की मजबूती के साथ इस आडंबर का, इस कुप्रथा का, कुप्रथा यानी ऐसी प्रथाएं जो समाज को रोकती हैं। आप बताइए, वो कुप्रथाएं आज तक चलती रहती, तो क्या आज लड़कियां पढ़ पाती? लड़कियों को पढ़ने की आजादी नो मैम। है ना। तो इन कुप्रथाओं का विरोध करने वाले लोग है ना, जो उनका भी विरोध हुआ, बाल गोविंद भगत का भी विरोध हुआ, कबीर का भी विरोध हुआ कि ये अधर्मी है, ये अन्यायी है, ये गलत इंसान है। लेकिन उन्होंने अपना मूवमेंट, अपना आंदोलन नहीं छोड़ा और लगातार लगातार लोगों को अवेयर करते रहे, जागरूक करते रहे। गुड अक्षर। जैसे कि आपने एक सती प्रथा थी, थैंक यू मैम। सती प्रथा पढ़ी है, राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में? यस मैम। हाँ, उस समय बंगाल के समाज में, वो वेस्ट बंगाल के थे राजा राममोहन राय, पूरे भारत के समाज में, हमारे कल्चर में था कि जिस स्त्री का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह स्त्री भी उसकी चिता में जलकर, मतलब सोचिए, कल्पना करिए कितनी अमानवता थी कि वो जीवित स्त्री, उसका मन हो जीने का और उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और वह भी जलती हुई चिता में कूद जाए, अपने पति के साथ वह भी जलकर मर जाए। ये प्रथा थी तब समाज में। इस क्रूर अमानवीय प्रथा का पहला विरोध किया राजा राममोहन राय ने। पूरे बंगाल में क्या, पूरे बिहार में क्या, पूरे देश भर में, राजस्थान में, बंगाल में, बिहार में उनको गलत करार दिया गया, उनका विरोध किया गया कि ये क्या है, हमारे धर्म को बिगाड़ रहा है। क्योंकि इन कुप्रथाओं को लोग धर्म से जोड़ देते थे कि ये धर्म है, जबकि वो धर्म नहीं था, वो समाज को रोकने वाली गलत रीतियां थी, वो समाज को डिस्टर्ब करने वाले गलत नियम थे। फिर जैसे लड़कियों को पढ़ना मना था, लड़कियां नहीं पढ़ने जा सकती हैं, या बहुत हुआ तो प्राइमरी तक पढ़ लें, या सिर्फ केवल पढ़ना लिखना सीख लें। धीरे धीरे इनका भी विरोध हुआ। हमने क्लास 8 में एक पढ़ा था, जब मैंने पहिया ने, है ना, रीढ़ की हड्डी में भी तो बताए थे। वेरी गुड, रीढ़ की हड्डी में भी दहेज प्रथा का विरोध किया, उसमें उमर ने दहेज प्रथा का विरोध किया। वेरी गुड, ठीक है। ये ऐसी कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा, लड़कियों की शिक्षा, सती प्रथा, ये सारी चीजें। और छोटी बच्चियों के पति मर गए तो उनको क्या करेंगे, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसमें उस बच्ची की क्या गलती है?
मैरिज नहीं होने देना, ये सारी कुप्रथाएं थी। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था? क्योंकि हम इन्हीं अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे कि अंधविश्वास नहीं होते तो हम गुलाम भी नहीं होते। किसी दूसरे देश में जागरूकता थी, ऐसे सोशल गलत रीतियां नहीं थी, सामाजिक रीतियां और कुरीतियां नहीं थी, इसलिए दूसरे देश जल्दी डेवलप्ड हो गए क्योंकि उनके यहाँ एजुकेशन का बहुत अच्छे से असर था। तो वो एजुकेट हुए, इसलिए उनके यहाँ जल्दी से विकास हुआ। हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत कम था, इसलिए हम लोग धीरे 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 अपने अंधविश्वासों और कुप्रथाओं की वजह से पिछड़े रहे। और कोई कारण नहीं है हमारे देश के लंबी गुलामी या दास्तां का, केवल है कुप्रथाएं और हमारे सामाजिक अंधविश्वास। आज भी पूरी तरह से ये दूर नहीं हुए, कहीं ना कहीं छोटे स्थानों पर आज भी ये अंधविश्वास और कुप्रथाएं हैं जिनको दूर करना हर पीढ़ी की ड्यूटी है। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा आप शिक्षित होते जाएंगे, जैसा हम ये करेंगे, वैसी पीढ़ी दर पीढ़ी ये ड्यूटी बनती है कि हम हर किसी के समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट में, पूर्ण विकास में, समग्र विकास में केवल पुरुषों का ही नहीं, स्त्रियों का भी इक्वली पार्टिसिपेशन होता है, बराबर की भागीदारी होती है। तो हम किसी के भी योग्यता को घरों में कैद करके बांध कर, नहीं तो हमारे सामने आज किरण बेदी, कल्पना चावला या डॉक्टर टेसी थॉमस जैसी भारतीय नारियां हमें नहीं मिलती जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग ही इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पहचान कायम की है। यदि उन लड़कियों ने विरोध नहीं किया होता तो क्या किरण बेदी का विरोध नहीं हुआ? वो कितनी दूर डेली 200 किलोमीटर साइकिल चला के चंडीगढ़ पढ़ने जाती थी अपने पंजाब के गांव से। वहां पर उनको मनानी थी कि वो नहीं जाएगी, बस नहीं चलती थी, लेकिन वो हारी नहीं और वो अपने जो उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि मुझे ये लक्ष्य पाना ही है, ये मेरा कैरियर मुझे बनाना ही है। और वो आईपीएस को क्यों चुना होगा उन्होंने? तो उन्होंने आईपीएस को ही चुना होगा क्योंकि लड़कियों के लिए जो अत्याचार होते थे उस समय गांव में, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, लोग कानून का मिसयूज करते थे, लॉ को मिसयूज करते थे, गलत उपयोग करते थे। उसको सुधारने के लिए उसने कहा जब तक मेरे पास लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होगी, उस लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के कारण उसने खुद को आईपीएस के लिए झोंक दिया और पूरे जीवन लगातार लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक पहले इंडियन आईपीएस विमेन के रूप में अपनी पहचान बनाई। कल्पना चावला का भी विरोध हुआ कि वो विदेश में जाके क्या करेगी, वहां नॉनवेज खाएगी, अपना धर्म और अपनी संस्कृति बिगाड़ेगी, लेकिन क्या वो रुकी? तो इस तरह से हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विरोधों को सहते हुए अपनी पहचान बनाई। उन्हीं में से बाल गोविंद भगत थे कि गृहस्थ होते हुए भी वो सच्चे साधु थे, और सच्चे साधु या तपस्वी होने का अर्थ होता है कि आप अपना कार्य करते रहिए बिना किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए, किसी को डिस्टर्ब किए बिना, किसी को सताए बिना, किसी को परेशान किए बिना। और उन कार्य को करते हुए भी जब आप भक्ति करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर दिखावे के लिए नहीं माना जाता, ईश्वर को अपने अंदर महसूस करके माना जाता है, वही धर्म होता है। और यह इस पाठ में बाल गोविंद भगत ने यही सिद्ध किया है। क्लियर है? और इस पाठ के शब्द ग्रामीण शब्द होंगे, क्षेत्रीय बोली के शब्द होंगे, जिनका हिंदी रूप हमको पढ़ना है। टिल हियर एनी डाउट? बोलो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम पाठ में से? बहुत वैसे भी सिंपल सरल सा पाठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी। इफ हैविंग एनी डाउट, जैसे अक्षत ने पूछा, रियांशी, नितिका, सोनल, ऋषि, वर्धमान, पूछो बेटा। तनु, तनु अनम्यूट करो अपने को। तनु अनम्यूट योरसेल्फ। यस सोनल, अनम्यूट करो अपने को। सोनल? यस मैम। चैप्टर क्लियर? यस मैम। हाँ, अच्छा, यस मैम। यस मैम। दो लोग बोल रहे हैं, एक रुक जाओ पहले। हाँ
हाँ सोनल पहले आप बोलो फिर आप बोलना करो। बोलो सोनल। सोनल नितिका, नितिका अनम्यूट करो। Yes, ma'am. हाँ, एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा? No, ma'am. सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. ये पाठ की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब कहाँ से संबंधित है, ये किस प्रकार के वातावरण से जुड़ा हुआ संबंध है इस पाठ का, कौन मुझे बताएगा? नितिका बताइए। इस पाठ की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि मतलब किस तरह के वातावरण, किस तरह का परिवेश, कहाँ से लिया गया है? बैकग्राउंड, पीछे का है ना, जिसको हम कहते हैं, पीछे का मतलब दिखने वाला नहीं, ठीक है? बता सकते हैं? अच्छा चलिए, गांव से जुड़ा हुआ है या शहर की कहानी है? अब समझ में आया? हाँ अक्षर अनम्यूट करो। मैम इस पाठ से हमें ये पता लगता है कि जो हमारे भारत के जो पुराने काल में जो किम कर्तव्य विमूढ़ कार्य किए जाते थे, उन पर मतलब जो भगत जो कैरेक्टर है, उनकी राय, वो इनका विरोध करते थे और उन्होंने बताया कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये सबका हमें ज्ञान दिया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। और उन्होंने समाज की पुरानी पुरानी जो नीति थी, उनका भी उन्होंने किया था, जैसे सती प्रथा आदि। विधवा विवाह का उन्होंने विरोध किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और वे बहुत सरल सादगी से जीवन जीने वाले निश्चल व्यक्ति थे और बहुत मेहनती थे। जीवन पर्यंत एक किसान के रूप में अपने खेतों में मेहनत करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया और वे सिर्फ और सिर्फ कबीर के माध्यम से ही, उनका मानना था कि कबीर के दोहों में जो जीवन की सच्चाई छुपी हुई है, उसके माध्यम से ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। क्योंकि वे दोहे हमको सुधारने की बात करते हैं, वो समाज सुधारने की बात कब होगी? जब हम सुधर जाएंगे। जब हम सुधर जाएंगे तो समाज आप ही आप सुधर जाएगा। समाज किससे होता है? हमसे होता है। और जब हर एक व्यक्ति खुद को सुधार लेगा तो वह समाज, वह देश आप ही आप सुधर जाएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपने आप को तुरंत एस्टेब्लिश कर लिया, बहुत कम समय पर उसने अपने को फिर से रीस्टैंड कर लिया दुनिया के सामने, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया। वो रोते नहीं बैठ गया कि मैं तो तबाह हो गया, मेरे 2 डेवलप्ड सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, मेरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। पूरे जापान के लोगों ने केवल सरकार के भरोसे नहीं रहे वो लोग कि गवर्नमेंट हमारे लिए आएगी और करेगी। उन्होंने पूरे खुद की एक एक जनता ने जापान की मेहनत की, कोशिश की और अपने देश को आगे बढ़ाने में एक छोटे से बच्चे से लेकर के वहां के लीडर तक का भी योगदान रहा है। इसलिए जापान आज एक दृढ़, मजबूत और अर्थव्यवस्था से विकसित देश के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी चीज केवल नेताओं के या सरकार के कार्य करने से नहीं होती। जब तक वहां के एक एक लोग, हमारे देश को आजादी तब मिली जब पूरी जनता उसमें इन्वॉल्व हुई, लोगों का जब कंट्रीब्यूशन उसमें इन्वॉल्व हुआ, पूरे देश के लोगों ने लीडरों का, क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया, घर की औरतों ने सपोर्ट किया, तब जाकर के देश को आजादी मिली। तो कोई बड़ा चेंज आता है, कोई रिवॉल्यूशन यानी ग्रेट चेंज, जो कि इतिहास बनता है, जो कि हिस्ट्री बनती है, क्रांति जिसे हम कहते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवॉल्यूशन,